गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग ऐसे यूनिट टू करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था, करंट कैरियर्स हो गया था, इलेक्ट्रिक करंट हो गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया था, मोबिलिटी हो गया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी हो गया था। अब हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है ओम्स लॉ, मतलब यहाँ से आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ओम्स लॉ चलिए देखते हैं ओम्स लॉ क्या है। आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, एंड इससे हर एक साल लगभग में क्वेश्चन रहता है। इसका फार्मूला को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और कैसे इसको ड्राइव कर रहे हैं वो एक्सप्रेशन को बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ, तो एक जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं के नाम पे ओम्स लॉ दिया गया, मतलब यही ओम्स लॉ को दिए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार देखें तो द करेंट आई फॉलोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ ये बोलता है ये मतलब ओम्स लॉ में ये बोला जाता है कि जो हमारा है करंट पास हो रहा है कोई भी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वो सब होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका। ठीक है, एक मिनट। तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, करंट। अगर कोई भी तार में है उसका है अगर करंट पास कर रहा है, स्विच ऑन करने पे करंट पास कर रहा है, ठीक है, तो वो जो करंट है ना वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा करंट भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का मीन्स होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन इट इज़ आर केप्ट कांस्टेंट। हाँ, बट एक चीज़ याद रखिएगा कि बाहरी तरफ से प्रेशर दिया जाने वाला, टेम्परेचर या फिर मैकेनिकल स्ट्रेन, किसी भी प्रकार का कोई भी हम लोग इसको बाहरी छेड़छाड़ उसके साथ ये जो भी है ये सारा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर जब बढ़ गया, टेम्परेचर जब घट गया, या फिर प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर घटा दिया तो भी इक्वालिटी रहेगा। ठीक है, वो सब कांस्टेंट रहना चाहिए, तब हम लोग का ओम्स लॉ का नियम निकलेगा। ठीक है, डैट इज देख सकते हैं आप यहाँ, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, जब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ जी बिठाते हैं। ठीक है, जी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है वही जी को डिनोट करता है। यानी मान लीजिए ना कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का। ठीक है, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं जी इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जी है क्या रहता है, कैपिटल जी, ये कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर ये हमेशा रहता है, वो रेजिस्टेंस है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, अब जी के जगह पे हम लोग क्या 1/r पुट कर दिए, तो आर हो गया, आर यहाँ चला गया तो भी इज इक्वल टू आई इंटू आर हो गया कि नहीं। अब यहाँ बात करें हम लोग आर की, तो ये भी इधर आ जाएगा, तो इधर इंटू में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, भी बाई आई इज इक्वल टू आर। ये क्या बता रही है, कांस्टेंट को बता रहा है। ठीक है, कि भी बाई आई इज इक्वल टू आर क्या है, कांस्टेंट। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, एंड वैल्यू ऑफ आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। और जो आर यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के वैल्यू से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, किसी भी तरह से उन लोग के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अब यहाँ भी आई ग्राफ, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ आई ये ऊपर की ओर डिनोट कर रहा है और भी ऐसे लीनियर डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये जो लीनियर है ये जा रहा है, ये जो ऊपर की ओर जा रही है क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है हायर इज़ द स्लोप, हायर विल बी द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को डिनोट करता है कि जितना ज़्यादा हायर ये होगा, जितना ज़्यादा हायर होगा रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा हाई पर होगा। ठीक है, अब हम लोग ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे कि ओम्स लॉ आखिर में आया तो आया कैसे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और वहीं से कुछ जो फार्मूलाज निकाले थे वो करंट का भी एक निकाले थे, वो वाला भी यहाँ पुट होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो प्रूफ देखते हैं, कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ एल एंड क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है,
यहाँ सो एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A है, ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में अच्छे से। भी की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, अगर यहाँ आई है करंट पास हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। और ई का यहाँ बात करें तो वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और भी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। करंट इन द कंडक्टर इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू एन ए ई भी डी, ये हम लोग पहले भी देखे हुए थे, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू इलेक्ट्रॉन्स इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। आई इज इक्वल टू इतना फार्मूलाज पहले भी हम लोग निकाले हुए थे, ये तो ये आप लोग को आई होप आप लोग को याद होना चाहिए, और नहीं याद होगा तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए, ज़्यादा लॉन्ग तो वीडियो हम बना नहीं रहे, ठीक है, तो देख लीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा इतना आया था, पुट कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई L, पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ, ये भी हम लोग को पता है, ये हम पहले आपको बताए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे V बाई L पुट करना है, ठीक है, मतलब NAE, और मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह पे ये वाला पुट करना है, पुट कर दिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे V बाई L पुट करना है, जो कि अभी हम लोग आगे पुट कर दिए, यहाँ पुट कर दिए। और E यहाँ 2 बार है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, तो E का स्क्वायर हो गया, और यहाँ टॉ V बाई L, और यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए आई सो इधर आएगा, तो ये सो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अगर देखिए आई मान लेते हैं ये आई है, ठीक है, और ये V बाई L है। अगर मान लेते हैं आई इधर आता है तो L इधर आएगा, ठीक है, L इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये जो ME है, ME जो नीचे वाला ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ME ऊपर जाएगा, और बाकी जो ये भी पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। नीचे आ गया कि नहीं आ गया, बस ऐसे किया, ठीक है। तो V बाई I इधर उधर ले जाके ये निकाले, ठीक है। अब इतना इज इक्वल टू जो हमारा आया है वो क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस, मतलब ये जान के आप लोग को आश्चर्यचकित होगा कि जो हम लोग अभी निकाले ये सो रेजिस्टेंस है, तो V बाई I इज इक्वल टू R आ गया, तो R आ गया, तो यही तो ओम्स लॉ है, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। और R इज इक्वल टू अभी हम लोग देख लिए कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाई नंबर ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर टॉ इंटू L बाई ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ये है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस बहुत कर रहे हैं, ठीक है। ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। ओम्स लॉ क्या है, V बाई I इज इक्वल टू R, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट इज इक्वल टू R, यानी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग उसमें से रेजिस्टेंस कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को भी समझना जरूरी है। रेजिस्टेंस हम थोड़ा सा बता देते हैं कि वो है ना, सो अगर मतलब आप लोग देखे होंगे कोई भी विद्युत परिपथ को, तो उसमें ना एक डाला हुआ रहता है रेजिस्टेंस, जो है सो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम करता है, मतलब वोल्टेज को रोकने का काम करता है। हाँ, एक ही बार बोलते हैं बहुत हायर वोल्टेज, अरे ये नहीं, जैसे डायरेक्ट सो वोल्टेज है, सो वोल्टेज हाउस से आए तो अगर वो हम लोग के घर में डायरेक्ट चला जाए तो सारा चीज़ तो उड़ा देगा, क्योंकि बहुत पावर वाला वोल्टेज होता है। और वही वोल्टेज जब रेजिस्टेंस के से होकर के गुजरता है तो रेजिस्टेंस उसको ना कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। जितना ज़रूरत होता है उतना ही पास होने देता है। तो क्या होता है मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो विरोध प्रकट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। वही अभी हम लोग आगे देखेंगे, थोड़ा सा वैसे समझा दिए, ठीक है, समझने के लिए। अब देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मतलब रेजिस्टेंस है सो क्या है, एक कंडक्टर में क्या करता है कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, अभी हम बताएं कोई चार्ज फ्लो करता है तभी करंट पास करता है, वो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, उसमें क्या करता है, अपोज करने का काम करता है, विरोध प्रकट करने का काम करता है, ठीक है। फ्रॉम ओम्स लॉ के अनुसार R इज इक्वल टू V बाई I। अभी हम लोग देखें ओम्स लॉ ये होता है, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, ठीक है। अब काउजेज ऑफ रेजिस्टेंस का क्या कारण है। अगर रेजिस्टेंस होता है तो कोई कारण भी तो होना चाहिए, क्यों क्या कारण अभी हम आप लोग को बताए थे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ठीक है।
frequent collisions of drifting electrons with ions or atoms of the conductor। कंडक्टर का क्या करता है, एटम्स या फिर आयंस के साथ में ड्रिफ्टिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका जो कॉलिजन्स होता है। अभी हम लोग उस समय से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ रहे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉलिजन करते हैं, एक दूसरे से टकराता है, वही है। सो क्या रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। रेजिस्टेंस नहीं रहा तो वो तो बहता चला जाएगा, रेजिस्टेंस रहा विरोध पर कट करा तो वो टकराता है, ठीक है। मतलब कॉलिजन का बहुत बड़ा रोल अदा करता है कौन, रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट की बात करें तो वोल्ट बाई एम्पियर होता है, ठीक है। वोल्ट बाई एम्पियर, ये ऊपर जाएगा यानी V बाई V पर ए, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम, इसी को बोलते ओम, ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो R इज इक्वल टू V बाई आई। वर्क मतलब V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस यानी काम कर रहा है, ठीक है, वर्क हो रहा है। आई क्या है, चार्ज और करंट का कॉम्बिनेशन है, अभी ऊपर में बताया, ठीक है, चार्ज और करंट का कॉम्बिनेशन है आई, ठीक है। वर्क क्या है, डायमेंशन फार्मूला होता है mL/T-2, ठीक है, बाई चार्ज का होता है AT, आप लोग को पता होना चाहिए, और फिर करंट का A, ठीक है। अगर ये सब ऊपर जाता है, ये सब ऊपर जाता है mL/T-2, T-1 और A-2, A और A-2, T-3 हो जाएगा और mL/2 इतना आ जाएगा। ये हमारा है सो क्या, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कि डायमेंशनल फार्मूला जो भी है, ठीक है, वो है सो क्या करता है, मतलब ये डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस क्या करता है, वो है सो विरोध पर कट करने का काम करता है, ठीक है। उसका सो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी देखे, ठीक है। लेकिन हम लोग देखे थे कि टेम्परेचर ये सब सारा कुछ कांस्टेंट रहता है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे जब टेम्परेचर डिपेंड रहता है रेजिस्टेंस के ऊपर, कोई कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जब टेम्परेचर डिपेंड रहेगा, ठीक है, तब आगे देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज एंड कंडक्टेंस डिक्रीज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब जब है सो हम लोग एक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। अभी तो हम बोले कि करंट के फ्लो को ही कम करने का काम करता है, तो वही कंडक्टेंस को डिक्रीज करने का काम करेगा। और लेकिन साथ साथ में एक और चीज़ जोड़ा हुआ, विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को साथ साथ में इंक्रीज करते हैं तब, यानी बढ़ाते हैं तब। अब एक्सप्रेशन देखते हैं। लेट R1 क्या है, रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T1, ठीक है, रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T1 के लिए। R2 क्या, रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T2 के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। डेल्टा R क्या है, R2 माइनस R1, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, ठीक है। डेल्टा R की बात करें तो रेजिस्टेंस जब चेंज करते हैं एक से दूसरे जगह पे तब लिखा है, जब टेम्परेचर करेगा तो डेल्टा T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा R डिपेंड्स ऑन, जो डेल्टा R है मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस वो किस किस पर डिपेंड करता है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस जो फर्स्टली रेजिस्टेंस रहता है उसके ऊपर, तभी ना R2 माइनस R1 होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, डेल्टा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। और चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी डेल्टा R इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये दोनों तो एक ही है, तो डेल्टा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 डेल्टा T, ये दोनों को मिटअप कर दिए, ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बिठाते हैं तो ये सो साइन आता हमारा, ठीक है। कॉफिशिएंट हम लोग जिसको कॉफिशिएंट के नाम से जान सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, इसको डेल्टा के रूप में भी ले सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा R इज इक्वल टू कॉफिशिएंट R1 इंटू डेल्टा T, ठीक है। कॉफिशिएंट को एक साइड रखे और डेल्टा R एक साइड और R1 इंटू डेल्टा T को एक साइड ला दिए, यानी इसको एक साइड लाएँ तो ये आ गया हमारा। तो ये कॉफिशिएंट क्या हो गया, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है, मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर जो है कॉफिशिएंट, ये साइन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब ये डिफाइंड क्या करता है वो देखते हैं। द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस, जब हम लोग पर यूनिट रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब जब हम लोग ऐसा पर डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, पर डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो पर यूनिट, यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ रेजिस्टेंस है, पर यूनिट रेजिस्टेंस
वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब पर यूनिट अगर हम लोग डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर का, तो पर यूनिट रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पर यूनिट रेजिस्टेंस पर, ठीक है। मतलब डेल्टा आर, अभी ये वाला ही देखते हैं, डेल्टा आर के जगह पे R2 - R1 लिख सकते हैं, बस जस्ट डैट, यही यहाँ लिखे R2 - R1 और इज इक्वल टू कॉफिशिएंट R1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब हम लोग R2 को ये साइड लिखे, माइनस में R1 है, इधर लाएं तो R1 प्लस में आ जाएगा, मतलब R1 प्लस में आ जाएगा, और इधर में प्लस कॉफिशिएंट R1 इंटू डेल्टा टी। R1 इसमें से मतलब दोनों में मिटअप कर रहा है, मिल रहा है, तो R1 निकाल दिए, ठीक है। 1 यहाँ बचा, कुछ नहीं है, तो प्लस में कॉफिशिएंट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये जो कॉफिशिएंट है इज क्या है, द यूनिट ऑफ कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट का यूनिट क्या है, पर डिग्री सेल्सियस। कॉफिशिएंट का कोई यूनिट बोलेगा तो क्या बोलेंगे, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर मेटल्स कॉफिशिएंट इज पॉजिटिव, ये हम बोल रहे हैं, बाकी डेल्टा इसको पढ़िएगा। ये जो है इसको मेटल्स के लिए क्या होता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यह याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग हो सकता है तो बना के देखिएगा, ऊपर वाले फार्मूला पे बेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए अच्छे से, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको बना के देखिएगा, बनेगा तो बढ़िया है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। ज़्यादा बस फार्मूला बेस है, आप लोग को देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है और फार्मूला में क्या क्या पुट हो रहा है, बस बैठा देना। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी का रेजिस्टिविटी के ऊपर जब टेम्परेचर डिपेंड करता है तो वहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर डिपेंड कर रहा था। ये देखिए, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर जब टेम्परेचर डिपेंड कर रहा था। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी के ऊपर जब टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, तो फॉर कंडक्ट रेजिस्टिविटी इंक्रीज एंड द कंडक्टिविटी डिक्रीज। रेजिस्टिविटी जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेंगे विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेम है, बस रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बात, रेजिस्टिविटी आगे बताएंगे होता क्या है, ठीक है। एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बोले कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब इसको कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये और ये हम लोग जब इंक्रीज करवाते हैं तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। यही बोल रहा है, ये फार्मूला है, एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया, ड्राइव तो यहाँ नहीं किया हो, बट याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको पता होगा R2 R1 यहाँ ऊपर में लिखा हुआ था, डेल्टा आर इज इक्वल टू, बस उसी के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस ये कॉफिशिएंट डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या है, ये भी बता रहा है हमारा किस चीज़ को, एक मिनट, ये भी हमारा है जो यहाँ रेजिस्टेंस को बता रहा है, वहाँ मान लीजिए रेजिस्टिविटी को बता रहा है, ठीक है। सेम ही है ना, रेजिस्टिविटी भी बढ़ रहा है वैसा ही, रेजिस्टेंस भी वैसे ही बढ़ रहा है, तो रेजिस्टिविटी को ये बता रहा है, ठीक है। अब यूज ऑफ अलॉय इन मेकिंग अ स्टैंडर्ड रजिस्टर्स स्टैंडर्ड रजिस्टर्स को बनाने के लिए अलॉय का यूज़ किया जाता है। अलॉय मीन्स जैसे हो गया कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन और निक्रोम आर यूज फॉर मेकिंग अ स्टैंडर्ड रजिस्टर कोयल। यही सब का क्यों यूज़ किया जाता है, मतलब निक्रोम का ही क्यों यूज़ किया जाता है, मैंगनीन का ही क्यों यूज़ किया जाता है। कोई भी बोलेगा अलाव बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो इन लोग का नाम बोलिए, लेकिन क्यों यूज़ किया जाता है, तो रीज़न बताते हैं। हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, इसमें हाई वैल्यू होता है, वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। वेरी स्मॉल टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है, बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर को कॉफिशिएंट, बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर को भी ये क्या करता है, इंट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब अटैच कर सकता है, ठीक है, उसके प्रभाव में आ सकता है, प्रभाव में नहीं आता है, ठीक है। मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तो वो टेम्परेचर इसमें देना होगा ना कि कितना है, बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर को ये मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। लिस्ट इफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर मॉइस्चर etc। और एयर मॉइस्चर मतलब बाहरी जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, उससे बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट करता है ये, बहुत ज़्यादा। ये मैंगनीन हो गया, निक्रोम हो गया, ये सब, ठीक है। ये 3 मुख्य रीज़न है, अगर कोई पूछेगा इन्हीं का क्यों यूज़ किया जाता है, रेजिस्टेंस के लिए, रजिस्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा। आई होप आप लोग से देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है और कौन सा फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ अभी बस करते हैं, ठीक है। ये सो मतलब कुछ टॉपिक अच्छा टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बस इन लोग को देखिएगा। आज तो हम बस ओम्स लॉ के कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन है सो उन लोग से जो ओम्स लॉ से ये कनेक्टेड था, इसलिए हम बता दिए, ठीक है। तो यहाँ तक है सो आई होप आप लोग सो कल करके रखिएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, और नहीं भी तो ये जो नोट्स है वो खुद से एक बार पढ़िएगा, नोट डाउन कीजिए, या फिर मोबाइल से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। जब आप खुद से पढ़िएगा, देखिएगा, खुद से रियलाइज़ कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, एंड फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो बाय बाय।